हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में 3 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि इस मार्केट फॉल में या हल्के फुल्के मार्केट करेक्शन में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें। तो सबसे पहले मार्केट्स की बातें करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज 1.17 का था, ओवरऑल पॉजिटिव साइड में था। बट एफआईआईज़ की सेलिंग आज भी लगातार जारी थी। 2800 करोड़ के नेट में सेलिंग हुई है, बट डीआईआईज़ आज 3500 करोड़ के नेट बायर्स थे, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। बट स्टिल जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है, रुपये गिर रहा है, उन सब फैक्टर्स की वजह से एफआईआईज़ एज ऑफ नाउ थोड़े से कॉशियस हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट से निकाल रहे हैं। बट अल्टीमेटली ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टर है तो ज़्यादा टेंशन की बात है। एंड मैं फ्रैंकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बातें नहीं करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि एक बैलेंस्ड व्यू रख सकें, क्योंकि काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि अभी या तो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या एकदम ही मतलब ऐसा कर दे रहे हैं कि निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 पहुँच जाएगा। मार्केट्स है अपने मोमेंटम के हिसाब से मूव करेगा। ऐसा नहीं होता कि एक ही साइड में एकदम मूवमेंट आ जाएगा। तो आप पैनिक में मत आइए। मार्केट्स है अगर गिर रहा है तो रिकवर भी करेगा एंड टेंशन की बात नहीं है इंडियन इन्वेस्टर को। हाँ, ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े बहुत नेगेटिव हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा, वो इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने 18,000 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप और मिड कैप में अपने को अच्छा मोमेंटम मिला था, अच्छा प्रॉफिट भी मिला है, तो उन सब में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है तो कोई बात नहीं है। एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अगर जो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किए हैं उसमें आप ये सोच के कि चलो शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ रहा है सेल कर दें एंड फिर ऐड कर लेंगे जब प्राइस गिरेगा, क्योंकि ऐसा फ्रैंकली बोलना आसान होता है, एग्जीक्यूट करना बहुत 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 मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप 24/7 अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े नहीं रह सकते। तो निफ्टी 50 देखते हैं, फ्लैट बंद हुआ है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड कैप 0.16% अप क्लोज हुआ है, स्मॉल कैप 0.25% अप क्लोज हुआ है। विक्स अराउंड 21.57 पे है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो गया है एज ऑफ नाउ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। एंड निफ्टी के मोमेंटम को देखते हैं। आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट उसके बाद जो गैप अप है वो सस्टेन नहीं कर पाया, काफ़ी फॉल कर गया। उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत राइज करने की कोशिश की, बट अगेन 2 बजे के बाद फिर से गिरावट आ गई है। लास्ट में एक न्यूट्रल से क्लोजिंग हुई है, स्पेसिफिकली 17,000 को ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो ये टू एन एक्सटेंट पॉजिटिव हो जाता है। बट स्टिल 1-2 दिन में देखना पड़ेगा मार्केट का क्या सिनारियो रहता है। एंड स्पेसिफिकली मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो कुछ कहना मुश्किल है 1-2 दिन के लिए। बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में मार्केट से गिरेगा तो हार्डली 200, 300, 400 पॉइंट्स तक गिर सकता है, बट अगर उठेगा तो 18,000 तक जाने की गुंजाइश है। उसके बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स देखते हैं। ये अगैन इसमें जो अगर दिख रहा है कि अराउंड 16,800 के पास अच्छा सपोर्ट है। आप ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, इसके पॉइंट के हिसाब से 16,800 के पास अच्छा सपोर्ट है। एंड उसके बाद अगर गिरता है तो फिर ज़्यादा गिर सकता है, अराउंड 16,300, 16,400 तक। बट करंट वैल्यूएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता 16,700, 16,800 से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए मार्केट। एंड डॉलर इंडेक्स अगैन 114 पे है। 114 काफ़ी हाई लेवल है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट एज ऑफ नाउ अगर और ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। यूएसडी आईएनआर 81.65 पे है। तो मैं अगेन थोड़ा सा डिटेल में यूएसडी आईएनआर की बात करना चाहता हूँ। काफ़ी जगह मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, एक तरह से रुपी फॉल को वो लोग एकदम ऐसा दिखा देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इनफैक्ट अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देख रहे हैं 114 हुआ है। एंड डॉलर इंडेक्स जो है उसमें 6 करेंसीज़ का बास्केट या अगेंस्ट में डॉलर मेजर होता है। उसमें टॉप करेंसीज़ हैं, यूरो है, येन है, पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, स्वेडिश करोना है एंड स्विस फ्रैंक है। तो ये 6 करेंसीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज़ हैं, इन द सेंस कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकनॉमीज़ की करेंसीज़ है। तो ये जब इतनी गिर रही हैं, यूएसडी डॉलर इंडेक्स इतना बढ़ रहा है, तो इंडियन करेंसी कैसे नहीं गिरेगी। एंड दूसरा, आप जो लोग भी ये कमेंट करते हैं यार इंडिया गया, इंडिया की वाट लग गई, इंडियन इकनॉमी में अब कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट एकदम फेल हो गई है, आरबीआई क्या कर रही है, उनको बेसिकली 90% लोगों को नहीं पता कि वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। भैया रुपी गिर रहा है तो क्या, उन लोग को नहीं पता। वो लोग
फर्स्ट ऑफ ऑल रुपी गिर रहा है, तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि भैया एफआईआईज़ का फ्लो कम हो जाएगा या एफआईआईज़ का इनफ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, मानते हैं। दूसरी बात, जो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे जिससे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में और मुश्किल होगा। चलो ठीक है, लेकिन अगर आप आपसे पूछूं कि आप एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं इंडिया के या इंपोर्ट्स पे, आप क्या चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े या इंपोर्ट्स बढ़े, तो ऑब्वियसली सब बोलेंगे एक्सपोर्ट्स चाहते हैं। तो एज एन एक्सपोर्टर मैं भी फ्रीलांसर हूँ जो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता हूँ फॉरेन मार्केट्स में। तो मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, या 2009 में, सॉरी, जब एमबीए कंप्लीट करके 2009 में स्टार्ट किया था, तो अराउंड 46-47 था डॉलर USD INR का रेट। तो तब मुझे $100 अगर मिलते थे तो अराउंड 4600 मिलते थे, और वो भी कट कुटा के 4200 के आसपास मिलते थे। एंड अभी एज ऑफ नाउ अगर 80 क्रॉस हो रहा है तो वही $100 के मुझे 8100 कट कुटा के अगर 7500 भी मिलते हैं, तो देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसी वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को आजकल ट्राई करता हूँ ऑब्वियसली सेम रेट रखने का, बट अगर जस्ट इन केस प्राइस कम करने से मुझे वो क्लाइंट मिल सकता है तो मैं टू सम एक्सटेंट प्राइस कम भी कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रुपी टर्म में मेरे पास स्टिल डिसेंट इनकम हो जाएगी। तो ये एक फ़ायदा है जो एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा है। इनफैक्ट आज ही एक आर्टिकल पढ़ा मैंने कि आईटी सेक्टर बहुत प्रेशर में है। ऑब्वियसली यूएस यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कंसर्न्स हो रहे हैं, बट अगैन एक टेलविंड उनको मिल रही है कि जो ये रुपी काफ़ी स्पीड से गिरा है अभी रिसेंट में, ये उनके लिए काफ़ी एक टेलविंड्स का काम कर रही है, तो जिससे थोड़ी सी राहत है आईटी फर्म्स को। एंड आरबीआई भी जो इंटरवेन करती है रुपी को बचाने के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए करती है। रुपी अगर ग्रेजुअली स्लोली गिर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुपी अगर अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, तब बिजनेसेस पे काफ़ी असर होता है। एंड जो एफआईआईज़ जो फ्लो करती हैं, एफआईआईज़ का जो इन्फ्लोज आता है, इनसे जो पैसे आते हैं वो स्टॉक मार्केट में एक तरह से स्पेकुलेशन का काम करते हैं। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये जो पैसे आते हैं स्टॉक मार्केट में, लोग एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं, बट कंपनीज़ को इससे पैसा नहीं मिल रहा है। तो कंपनीज़ को एफआईआईज़ कितना पैसा डाल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है एफआईआईज़ के पैसे से, बट अल्टीमेटली जो रियल टर्म्स में देखें तो कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनीज़ को कि उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और यूएसडी आईएनआर अगर बाकी करेंसीज डिप्रिशिएट हो रही है, रुपी नहीं होगा, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा ही कोई कॉम्पिटिटर है एज अ फ्रीलांसर, तो वो अगर उसकी करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई है तो वो ज़्यादा रेट कम कर पाएगा। एंड ऑब्वियसली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के, वहाँ पे जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं। वहाँ पे अगर कोई और देश की करेंसी ज़्यादा गिर गई है, वहाँ का कोई कंपनी उस ऑर्डर के लिए कोटेशन डाल रही है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कम करके डाल पाएगी इन डॉलर टर्म्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि यूएसडी आईएनआर अगर थोड़ा बहुत गिर रहा है तो वो इंडियन इकॉनमी के लिए पॉजिटिव ही है इन द लॉन्ग रन। इनफैक्ट 2015 में चाइना ने डी वैल्यू की थी अपनी करेंसी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी यूएस और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना को अपने एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव रखने थे। एंड जैसे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का रेट अभी हो गया है 1 यूरो इज़ इक्वल टू 0.96 यूएसडी। मैंने जितना भी जब से होश संभाला है, जब से देखा है, यूरो हमेशा स्ट्रॉन्गर रहा है यूएसडी से। इनफैक्ट एक समय पे ऑलमोस्ट 2008 में 1 यूरो में 1.56 यूएसडी आ जाता था, बट अभी आप देख रहे हैं यूरो वीक हो गया है कंपेयर टू डॉलर। तो इसका मतलब क्या है कि यूरोप इकॉनमी ख़त्म हो रही है। यूरोप में भी ग्रोथ कंसर्न्स है, बट क्या यूएस में नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप करेंसीज़ के पीछे इतने पागल मत होइए। एंड उसके बाद अभी यूएस मार्केट्स देखते हैं, काफ़ी पॉजिटिव में ओपन हुआ था, बट अगेन फिर से नेगेटिव में चला गया है। तो अगेन ये थोड़ा कंसर्निंग हो गया है। ऑयल का प्राइस अराउंड $78 है, तो ये इंडियन मार्केट्स की टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव है, बट जब तक ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होते, बहुत ज़्यादा रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड जैसा आपने देख सकते हैं SGX निफ्टी भी फ्लैट चल रहा था, बट अभी 0.51% डाउन चल रहा है। उसके बाद पहली जो स्टॉक या पहली कंपनी जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया है। तो ये थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न दिखा रहा है, बट क्योंकि एक सपोर्ट है इसका 2500 या 2550 के पास, तो यहाँ से अगर कल जैसे पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है स्टॉक में तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए। बट अगर जस्ट इन केस कल भी नेगेटिव मूवमेंट रहता है इस स्टॉक में तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। एंड अगर जस्ट इन केस आपको 2350 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए आप बिंदास ऐड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में अगर किस प्राइस में ऐड कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो कल का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मूव दिखाता है, सस्टेन करता है, तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज 2350 का आपको वेट करना चाहिए। दूसरा ऐसा स्टॉक, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी फोकस में आ गए हैं। इनफैक्ट ऑल कार्गो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, बट उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है। एंड अभी आप देख सकते हैं इसके लिए जो सपोर्ट था इसका लास्ट टाइम अराउंड 370 380 के आसपास, उसी के पास से इसने सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस दिखाया है। आज अराउंड 390 के लेवल पे है, तो यहाँ से आप स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ बना के देगा। इनफैक्ट और तीसरा इससे स्टॉक जो मेक मनी फाइन कैम, ये अगैन 1700 से ऊपर चला गया था, बट अभी फॉल काफ़ी क्विक फॉल आया है, जिसकी वजह से अभी ये 1400 पे पहुंच गया है। बट ये जो इसका 1400 का लेवल है, इसके पास आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर कल देखेंगे इसमें सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाता है, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए। बट जस्ट इन केस यहाँ से अगर ये और नीचे जाता है, तो फिर अराउंड 1250 1200 तक गिर सकता है। तो आपको कल के ऊपर काफ़ी नज़र रखना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रेंथ दिखा के ये ऊपर जाने की कोशिश करता है फर्स्ट हाफ आवर, फर्स्ट 1 आवर के अंदर, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये सब स्टॉक्स क्या होते हैं, काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। अगर नीचे गिरते हैं ज़्यादा स्पीड से गिरते हैं, ऊपर जाते हैं तो भी ज़्यादा स्पीड से जाते हैं। तो अगर कल इसमें सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है ये, तो आपको जल्दी ज़्यादा मौका नहीं देगा ऐड करने के लिए। बट अगेन डिस्क्लेमर कि ये मेरा ओपिनियन था, एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो था, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं था। आप अपनी एनालिसिस खुद करिए, मैं एकदम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के अगर कोई पैसे स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको जवाब देने की कि मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था। मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड आपको करना है। चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।